लास्ट क्लास में इफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कवर कर लिए थे, सिंटेक्स भी, फ्लो चार्ट भी। अब इफ का जो एक्चुअल यूसेज था वो क्या था? जब भी हमारे पास में एग्जैक्ट एक चॉइस होती है कि आपको ये काम करवाना है इस चीज के होने पे, तो हम सिंपल इफ को काम में लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में एग्जैक्ट दो चॉइसेस है, मतलब या तो लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है या राइट डायरेक्शन में जाना है, दो ही चॉइस है एग्जैक्ट। अगर आप ए काम करते हो तो ये होगा, बी काम करते हो तो ये होगा, एग्जैक्ट टू चॉइसेस। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, लाइसेंस की बात करते हैं, तो अगर आपकी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो लाइसेंस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। दो चॉइसेस हो गई, एक आपकी एज 18 के बराबर उससे ज्यादा है या फिर आपकी एज उससे कम है, दो चॉइसेस। सेम गोज फॉर द मार्क्स एज वेल। अगर आपका 40% से ग्रेटर देन आता है मार्क्स, तो आप पास कंसिडर किए जाते हो और एल्स आप फेल कंसिडर किए जाते हो। तो दो चॉइसेस होंगे, 40 से ज्यादा उसके बराबर या फिर 40 से कम। तो जब भी हमारे पास में एग्जैक्ट दो चॉइसेस अवेलेबल होती हैं, तो उस केस में हम इफ विद एल्स को काम में लेते हैं। अब यहाँ पे इफ विद एल्स के केस में कंडीशंस जो हम एक्सप्रेशंस के अंदर मेंशन कर रहे हैं, वो एक भी हो सकती है, वो ज्यादा भी हो सकती है। कैसे होता है ये वन बाय वन हम एग्जाम्पल के अंदर जब कवर करेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए, व्हेन वी हैव एग्जैक्ट टू चॉइसेस देन वी यूज इफ विद एल्स। अब कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सप्रेशंस को काम में लिया जाता है, और एक्सप्रेशन में हम अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स को काम में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमेशा एक ही ऑपरेटर आएगा, कई तरीके के ऑपरेटर्स को काम में लेके एक कंप्लीट एक्सप्रेशन बनाई जा सकती है। सबसे पहले तो इसे लिखने का सिंटेक्स, किस तरीके से इसे प्रोग्राम के अंदर मेंशन किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में आता है इफ कीवर्ड। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ अ कीवर्ड। उसके बाद हमें पैरेंथेसिस स्टार्ट करनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सिंपल इफ में इम्प्लीमेंट किया था। अब इन पैरेंथेसिस के अंदर हमें हमारी कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन अगर हम कहें, तो हमें वो मेंशन करनी होती है। इस एक्सप्रेशन के ट्रू होने पर, इस कंडीशन के ट्रू होने पर क्या होगा, हम इस ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब ब्लॉक के लिए सेम कर्ली ब्रेसेस ही हमको मेंशन करनी है। इस ब्लॉक के अंदर जितने स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करवाने हैं, एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारे स्टेटमेंट्स कब एग्जीक्यूट होंगे, जब हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई है। अब सिंपल इफ में तो क्या होता था, कंडीशन ट्रू हुई है तो काम हो गया, वरना क्या होता था, हम इस कर्ली ब्रेस के बाद में आ जाते थे। जो भी कुछ लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाता था, अगर नहीं लिखा हुआ है तो प्रोग्राम एंड हो जाता था। बट इफ विद एल्स के केस में यहाँ पे इफ के बाद हम मेंशन करते हैं एल्स कीवर्ड। ये भी अपने आप में एक ब्लॉक ही है। ब्लॉक का मतलब एल्स के अपने स्टेटमेंट्स होंगे जो इससे एसोसिएटेड होंगे। तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाले स्टेटमेंट काम करेंगे, लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो डायरेक्टली हम आ जाएंगे इस एल्स ब्लॉक के अंदर यहाँ पर, और ये वाले सारे स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब जो रूल सिंपल इफ के लिए था वही इफ विद एल्स के लिए भी है। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों तो कर्ली ब्रेसेस मेंशन करना कंपलसरी है। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आप इफ और एल्स दोनों के अंदर कर्ली ब्रेस को स्किप कर सकते हो। अकेला एल्स ब्लॉक कभी भी काम में नहीं लिया जाता है। हमेशा क्या होता है, हम यहाँ पे इफ के साथ में ही इसे काम में लेते हैं। तो दैट इज इफ विद एल्स। अकेले अकेले सिर्फ इफ काम करता है, एल्स कभी भी अकेला इंडिविजुअली काम नहीं करता। इट इज ऑलवेज यूज्ड विद इफ कीवर्ड। अब यहाँ पर इफ का अपना एक ब्लॉक है, एल्स का अपना एक ब्लॉक है। आपको ये करवाना है कि इफ की कंडीशन ट्रू हो जाए, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट लिख दूं मैं। यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट लिख देते हैं। मान लीजिए आपने कुछ प्रिंट एफ करके लिख दिया, ठीक है, कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा लिया, या इनपुट का स्टेटमेंट या किसी भी तरीके का स्टेटमेंट मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया है, तो आपके प्रोग्राम में आएगी एरर। जब भी हम इफ और एल्स पे अलग अलग तरीके की वर्किंग करवाते हैं, तो इस इफ के ब्लॉक के बीच में और एल्स के ब्लॉक के बीच में किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट हमें मेंशन नहीं करना होता है। ये कंटिन्यूस आते हैं एक साथ इकट्ठे। अगर आपने कुछ भी स्टेटमेंट बीच में लिख दिया है, चाहे सिंपल प्रिंटफ ही क्यों ना हो, तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। तो दैट्स हाउ प्रिंटफ एंड एल्स वर्क्स।
अब ये तो इसका सिंपल सिंटेक्स है, हम फ्लो चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल कैसे इसे प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करना है। अभी तक कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग प्लीज पूछ लीजिए और एल्स विल मूव फॉरवर्ड। फ्लो चार्ट टू रिप्रेजेंट, अब लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल किया था एलिजिबल टू वोट वाला, सिर्फ हमें ये पता लगाना था कि एलिजिबल हैं, लेकिन अगर मुझे दोनों तरीके की वर्किंग करवानी है, मतलब अगर आप एलिजिबल हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 हो तो प्रिंट हो एलिजिबल टू वोट, अगर नहीं हो तो प्रिंट हो नॉट एलिजिबल टू वोट। तो दो चॉइसेस है हमारे पास में, या तो आप एलिजिबल हैं या आप एलिजिबल नहीं। तो जब दो एग्जैक्ट चॉइसेस हमारे पास में अवेलेबल होती हैं देन वी यूज इफ एल्स। तो उसे किस तरीके से फ्लो चार्ट पे रिप्रेजेंट किया जाता है उसका एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐड किया है। लगभग सेम ही है हमारा एग्जांपल, बस एक हमारा पैरेललोग्राम का ही थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना होगा। उसके बाद आता है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। मेन के बाद सबसे पहला स्टेटमेंट हमेशा वेरिएबल डिक्लेरेशन ही होगा, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है एज नाम का। उसके बाद मैंने यूजर को ये कहा है कि आपको एक एज का इनपुट करना है, उन्हें इंडिकेट किया है व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू द यूजर हैज टू एंटर। तो डिस्प्ले एंटर योर एज, दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ। प्रिंटफ की हेल्प से प्रोग्राम के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब मैसेज प्रोवाइड करवाने के बाद जब यूजर इनपुट करेगा तो इनपुट के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है इनपुट एज। अब प्रिंटफ और स्कैनफ, आउटपुट और इनपुट दोनों जो है वो पैरेललोग्राम में आते हैं, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम है। इसके बाद हमें डिसाइड करना है किस बेस पे, जो यूजर ने हमें एज इनपुट की है उसके बेस पे हमें डिसाइड करना है कि क्या है और क्या नहीं। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे को एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है यू आर एलिजिबल टू वोट। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, उसकी एज कम होती है, तो उस केस में हमें डिस्प्ले करवाना है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैंने सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है यू आर एलिजिबल टू वोट। लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मैंने फिर से एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब दोनों टाइप के मैसेज को प्रिंट करवाने के बाद हमारे प्रोग्राम को एंड होना ही होना है किसी ना किसी पॉइंट पे आके। तो यहाँ पे इसके बाद भी हमारा प्रोग्राम एंड और इसके बाद भी हमारा प्रोग्राम एंड। अब मान लीजिए कि आपको इसके बाद कुछ और भी मैसेज डिस्प्ले करवाना है, कुछ और भी कैलकुलेशन करवानी है, तो इसके बाद फ्लो लाइन से रिप्रेजेंट करके हम वो सारी वर्किंग रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए एक और इनपुट लेना हो या कुछ और कैलकुलेशन करवानी हो, तो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए आपको एक रेक्टेंगल मेंशन करना है, फिर कैलकुलेशन करके जो आउटपुट कैलकुलेट किया है उसको डिस्प्ले करवाना है, तो पैरेललोग्राम मेंशन करेंगे। तो वो सारा आएगा इस ट्रू पार्ट के अंदर। कंडीशन के ट्रू होने पे जो जो काम करवाना है वो इधर, कंडीशन के फॉल्स करवाने पे जो जो काम करवाना है वो इधर, और कुछ भी काम नहीं करवाना है तो हमारा प्रोग्राम एंड, यानी कि एट अ पॉइंट हमारा प्रोग्राम जो है वो आके एंड होगा ही होगा। अब यहाँ पे जो ये ट्रू और फॉल्स है इसका कुछ फिक्स रूल नहीं है कि ट्रू हमेशा यहीं आता है फॉल्स हमेशा यहीं आता है। हमारे पास में दो सिचुएशंस होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि ट्रू का एरो इधर बना हुआ होता है, फॉल्स का एरो इधर बना हुआ होता है, फॉल्स का एरो इधर बना हुआ है, ट्रू का एरो इधर बना हुआ है। मान लीजिए इस फॉल्स को यहाँ की जगह में यहाँ भी लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसकी डायरेक्शन कहीं पे भी चेंज कर दीजिए। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारी कंडीशन हमेशा दो आउटपुट रिटर्न करेगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब उनको कहाँ रिप्रेजेंट करना है, इधर इधर या इधर, इट्स अप टू योर विश। दैट्स हाउ इफ विद एल्स इज रिप्रेजेंटेड। और अगर आपके पास में कभी भी क्वेश्चन आता है इफ को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट, तो इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होगा। फॉल्स वाला पार्ट भी बताना होगा और ट्रू वाला पार्ट भी बताना होगा। ये थ्योरेटिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक फ्लो चार्ट डिजाइन करके बता दिया है। अब इस फ्लो चार्ट के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? ऑल राइट, देन लेट्स मूव विद द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे फ्लो चार्ट हमने क्रिएट कर ही लिया है, तो प्रोग्राम भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। प्रोग्राम हमारा वही है जैसा पहले वाले एग्जाम्पल में था। डिफरेंस सब इतना सा है कि यहाँ पे अब हमारे पास में एल्स पार्ट भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैंने मेन को स्टार्ट किया है। मेन के बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है
एज नेम से, जो कि इंटीजर टाइप का है। अब यहाँ पर मैंने प्रिंटफ में लिखा है एक मैसेज एंटर योर एज, और उसे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया यूजर को इंडिकेट करने के लिए कि उसे किस टाइप की वैल्यू इनपुट करनी है, क्या इनपुट करना है। अब यूजर जो भी इनपुट करेगा उसे हमें किसी न किसी जगह पे यूजर जो भी इनपुट करेगा उसे हमें किसी ना किसी जगह पे कहीं पे तो स्टोर करवाना होगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एज नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रखा है जो कि इंटीजर टाइप का है। तो स्कैनफ में सबसे पहले हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, उसके बाद एड्रेस ऑफ एज, मेमोरी में कौन से एड्रेस पे जाके वेरिएबल प्रेजेंट है जहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी। अब नेक्स्ट है हमारा कंडीशन वाला पार्ट, या तो एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है या फिर नहीं है। तो इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो हमें क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट करवाना है, यू आर एलिजिबल टू वोट। तो मैंने कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया, प्रिंट एफ के अंदर मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया यू आर एलिजिबल टू वोट, और उसके बाद कर्ली ब्रेस को क्लोज कर दिया। अब अगर यूजर एज इनपुट करता है 20, तो 20 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ये हमें ट्रू यानी कि ये हमें 1 रिटर्न करेगा। ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे सपोर्टेड टाइप नहीं है, 1 और 0 काम करता है, तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा, और 1 का मतलब इंटरनली ट्रू समझा जाता है। तो ट्रू के होने पे हमारी ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर यूजर यहाँ पे एज इनपुट करता है 16, तो 16 ना तो इसके बराबर है और ना ही इससे बड़ी है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पे 0 रिटर्न होगा। तो उस केस में हम इसके बाद डायरेक्टली पहुंच जाएंगे इस एल्स ब्लॉक पे, और इस एल्स में जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए होंगे वो सारे स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है, printf you are not eligible to vote। अब सेम कंसेप्ट यहाँ पे, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट आप चाहो तो इन कर्ली ब्रेसेस को स्किप कर सकते हो, और चाहो तो काम में लो। इनफैक्ट काम में लोगे तो सही रहेगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, तो बाद में किसी भी तरीके के एरर्स आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे, और रिटन में भी आपकी प्रैक्टिस होगी। बाकी चाहो तो आप खुद के लेवल पे इनको स्किप कर सकते। अब यहाँ पे मैंने 2 और स्टेटमेंट्स लिखे हैं, इफ ब्लॉक इज नोन एज ट्रू ब्लॉक एंड एल्स ब्लॉक इज नोन एज फॉल्स ब्लॉक। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसका रीजन तो मैंने आपको कल भी बताया था। जो भी कंडीशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसके ट्रू होने पर ही हमेशा जो इफ है वो काम करता है। इसी वजह से इफ ब्लॉक को ट्रू ब्लॉक कहा जाता है। और हमारा जो एल्स है, चाहे किसी भी एग्जाम्पल की हम बात करें, किसी भी लैंग्वेज की बात करें, इफ विद एल्स में सब में कंसेप्ट सेम रहता है। जब हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स होगी, हम तभी आएंगे एल्स ब्लॉक के अंदर, वरना हम कभी भी एल्स के अंदर नहीं आएंगे, कभी भी इसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसी वजह से इस एल्स को फॉल्स ब्लॉक कहा जाता है, क्योंकि इस कंडीशन की फॉल्स होने पर ही ये ब्लॉक एग्जिस्टेंस में आएगा, वरना ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इफ ब्लॉक हमारा ट्रू ब्लॉक है एंड एल्स ब्लॉक हमारा फॉल्स ब्लॉक है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? सबको क्लियर है गाइस, ये पहला एग्जाम्पल? ऑलराइट, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल देन। एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले दैट गिवन नंबर इज इवन और ऑड। यस, किसी एक ने क्वेश्चन पूछा है कि हम इफ और एल्स के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, आप जितने चाहे उतने स्टेटमेंट लिख सकते हो। 1 लिखना है, 10 लिखना है, 15 लिखना है, 100 लिखना है, 1000 लिखना है, इट्स अप टू योर चॉइस, इट्स अप टू द प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे हमारे पास में बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, सिर्फ चेक करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए कहा गया है, इसलिए एक ही स्टेटमेंट आ रहा है। अगर आप चाहो तो कितने भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है, वो हर एक ब्लॉक के केस में। Now, moving to the second program, that is to display the number is even or odd। अब यहाँ पे even number की definition I think आप सब लोगों को पता है। ऐसे numbers जो 2 से divisible होते हैं वो कहलाते हैं even numbers, और ऐसे numbers जो 2 से divisible नहीं होते हैं वो कहलाते हैं हमारे odd numbers। तो डिविजिबल टर्म मुझे नहीं पता आप लोगों को क्लिक हुई या नहीं हुई, कुछ याद आया या नहीं आया,
बहुत पहले जब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी मैंने डिस्कस की थी, तो वहां पे डिविजिबिलिटी का टर्म मैंने आप लोगों को बताया था। 10 मॉडुलस बाय 5, अगर आंसर 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, 10 हमारा 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो चुका है। तो वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। इवन नंबर्स क्या होंगे, जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब यहाँ पे 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब भी हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिमाइंडर में आएगा हमारे पास में 0। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर फेच करना हो तो रिमाइंडर के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। तो वही हम काम में लेने वाले हैं। कैसे इंप्लीमेंट करता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग को प्रॉब्लम आए तो प्लीज रेज हैंड। ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेन स्टार्ट किया है और मेन के अंदर मैंने एक नम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि इंट टाइप का है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि यूजर छोटा ही नंबर इनपुट करने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वो हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट को कंसिडर किया है। अगर आपके यहाँ पे वैल्यू ज्यादा हो सकती है तो आप अनसाइंड इंट ले लीजिए, लॉन्ग नम ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सब में सेम ही है। अब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद सबसे पहले मैंने लिखा है प्रिंट एफ। मैं यूजर से इनपुट लेना चाहती हूँ, अगर आप चाहो तो यहाँ पे इनिशियलाइज करके कोई वैल्यू लिख दो, तो यहाँ पे आपको फिर प्रिंट एफ स्कैनएफ की नीड नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट लेके वर्किंग करवाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने प्रिंट एफ स्कैनएफ मेंशन किया है। तो सबसे पहले प्रिंट एफ एंटर नंबर, उसके बाद स्कैनएफ। अब स्कैनएफ के अंदर सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, क्योंकि इन टाइप का हमारा वेरिएबल है। उसके बाद किस वेरिएबल में इनपुट लेना है, कॉमा एड्रेस ऑफ नम। मेमोरी में जिस भी एड्रेस पर ये नम नाम का वेरिएबल प्रेजेंट है वहां पे जाके वैल्यू स्टोर करवा दो। गाइस जस्ट अ मिनट। सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, लेट्स कंटिन्यू। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही थी आपको स्कैनफ वाला स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हमने नम नाम के वेरिएबल के अंदर इनपुट ले लिया है। अब यहाँ पे जो चीज हमें चेक करनी है वो ये है कि इस नम के अंदर जो भी वैल्यू इनपुट की गई है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, क्योंकि हमें यही तो चेक करना है कि वो इवन है या नहीं, ऑड है या नहीं। तो अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है यानी कि वो इवन है, अगर नहीं होता है तो वो ऑड है। तो डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम काम में लेते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, क्योंकि इसी की वजह से हमें रिमाइंडर रिटर्न होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ नम मॉड 2 इक्वल्स टू 0। मान लीजिए नम के अंदर जो यूजर ने इनपुट की है वैल्यू दैट इज 10। 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो जो रिमाइंडर यहाँ पे रिटर्न हो गया आएगा दैट विल बी 0, और 0 0 के बराबर है, तो ये क्या होगा, हमें ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि 1 रिटर्न करेगा। तो जब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, एक्सप्रेशन कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, तो इफ के ब्लॉक के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंट एफ में मैंने लिखा है %d इज एन इवन नंबर कॉमा नम। तो यहाँ पे नम के अंदर अगर 10 है तो 10 इज एन इवन नंबर हमारे स्क्रीन पर एज अ आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि यूजर ने यहाँ पे इनपुट किया है 5 एज अ नंबर, तो 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है बल्कि 1 आता है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 इक्वल्स टू 0, 1 तो 0 के बराबर होता ही नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने पर हम कहाँ जाएंगे, इस एल्स ब्लॉक के अंदर। अब इस एल्स ब्लॉक के अंदर मैंने फिर से एक प्रिंटफ लिखा है %d is an odd number कॉमा num। तो यहाँ पे आएगा 5 is an odd number। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास में इनपुट और कैलकुलेशन और आउटपुट स्क्रीन पर विजिबल होंगे। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन, कुछ रिपीट करना है? नेक्स्ट जो इफ के अंदर हमारे पास में कैटेगरी है दैट इज इफ एल्स इफ। अब यहाँ पे अभी तक हमने 2 फॉर्म इफ के इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। पहला फॉर्म जहाँ पे हमारे पास में खाली एक चॉइस, दूसरा फॉर्म जहाँ पे हमारे पास में एग्जैक्ट
दो चॉइस थी, या तो इधर या तो उधर, सिंपल। अब हमारे पास में जरूरी नहीं है कि हमेशा यही कंसेप्ट हो सकता है बहुत सारी चॉइसेस हमारे पास में अवेलेबल। तो उन बहुत सारी चॉइसेस के केस में हमें क्या करना होता है, इफ एल्स इफ को काम में लेना होता है। बहुत सारी चॉइसेस का मतलब क्या है, देखिए सिंपल, यहाँ पे अगर हम इसी की बात कर लेते हैं, अगर मुझे सिर्फ ये पता है कि स्टार्ट बटन के क्लिक पे ही एक्सेल ओपन होगा, एक ही चॉइस है, स्टार्ट बटन पे भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, दो चॉइसेस। अब मल्टीपल चॉइसेस क्या क्या है, स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लो, सर्च बॉक्स में सर्च करके टाइप कर लो, या फिर क्या कर लो, विंडोज आर, जो ये रन डायलॉग बॉक्स होता है, इसमें टाइप करके भी सर्च करो। मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल हम लोग वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं एक्सेल की ऐप को ओपन करने के लिए। तो मल्टीपल चॉइसेस जब हमारे पास में अवेलेबल होती हैं, दो से ज्यादा स्पेसिफिक चॉइसेस अवेलेबल होती है, तो वहां पे हम काम में लेते हैं इफ एल्स इफ। सिंपल टर्म्स में भी बात करते हैं, मान लीजिए मुझे परसेंटेज का क्राइटेरिया सेट करना है, ग्रेडिंग मुझे सेट करनी है, ठीक है। आप सब लोगों ने आई थिंक ग्रेडिंग वाले सिस्टम से आप लोग फेमिलियर हो, जिसके भी मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 आते हैं, मान लीजिए उसे ए ग्रेड कंसिडर किया गया है। जिसके भी ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड लेस देन 80 है, उसको बी ग्रेड दिया गया है। ग्रेटर देन 40 एंड लेस देन 60 वाले को सी ग्रेड दिया गया है, और बाकी वाले को डी ग्रेड, जो कि फेल की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चार चॉइसेस हैं, ए बी सी एंड डी। तो जब भी दो से ज्यादा चॉइसेस हमारे पास में अवेलेबल होती हैं, वी यूज इफ इफ। अब यहाँ पे इसे कैसे प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करना है, उसका सिंटेक्स और फिर एक एग्जाम्पल। तो सिंटेक्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक आप लोग इफ एल्स के क्वेश्चन सॉल्व करके ट्राई कर लेना। तो सबसे पहले जो भी इनपुट है आउटपुट है वो तो हम प्रोग्राम के अंदर मेंशन करेंगे ही। यहाँ पे डायरेक्टली मैं इफ एल्स इफ का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। सबसे पहले हमें इफ कीवर्ड मेंशन करना है, उसके बाद आता है हमारा एक्सप्रेशन। अगर ये इफ का एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए, तो ये इफ का ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमारी इस इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास में एक और ब्लॉक अवेलेबल है, दैट इज एल्स इफ। अब यहाँ पे एल्स और इफ अलग अलग वर्ड तो हैं, लेकिन इन्हें कलेक्टिव कंटिन्यूस लिखना पड़ता है, बीच में किसी भी तरीके की स्पेस यहाँ पर नहीं आती है। तो एल्स इफ, उसके बाद फिर से पैरेंथेसिस हमारे पास में, और फिर से हमारी एक कंडीशन। अब कैसे होगा, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, ग्रेड इज इक्वल्स टू ए। एल्स इफ परसेंटेज इज लेस देन 80 एंड, लॉजिकल एंड मैंने यहाँ पे काम में लिया है, एंड परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, तो क्या कर दो, ग्रेड बी कर दो। यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस है, तो एक चॉइस यहाँ पे लिख दी, एक चॉइस यहाँ पे लिख दी। अभी एक और चॉइस अवेलेबल है, तो फिर से मैंने एल्स इफ लिखा है, फिर से हमारी एक्सप्रेशन, इफ परसेंटेज इज ग्रेट लेस देन 60 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, तो क्या करना है, यहाँ पे ग्रेड हमें सी असाइन कर देना है। और एल्स क्या करो, तीनों में से कोई भी कैटेगरी फुलफिल नहीं होती है, यानी कि वो अल्टीमेटली फेल है, तो यहाँ पे कर दो ग्रेड डी। तो पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस एंड लास्ट में क्या करना है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इफ के केस में तो क्या होता है, हम जितने भी इफ मेंशन करते हैं वो सारे इफ वन बाय वन चेक होते हैं, पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा एंड सो ऑन। लेकिन इफ एल्स इफ के केस में हमेशा एट अ टाइम सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू होगी, या तो ये ट्रू होगा, या तो ये ट्रू होगा, या तो ये ट्रू होगा। अब परसेंटेज है, या तो आपकी परसेंटेज 90 आई होगी या 40 आई होगी, दोनों परसेंटेज एक साथ तो नहीं आ सकती ना। एग्जैक्टली में सेम कंसेप्ट है। अगर इफ का ट्रू यहाँ पे पार्ट हो चुका है, तो आगे का एक भी स्टेटमेंट चेक नहीं होगा। अगर यहाँ पे इफ वाला पार्ट फॉल्स हो गया है, तो एल्स इफ वाला चेक होगा। मान लीजिए ये ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए, तो ये कुछ भी चेक नहीं होगा। ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, उसके बाद थर्ड वाली हमारे पास में एक्सप्रेशन चेक होगी। ट्रू हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और बाकी के स्टेटमेंट्स कुछ भी चेक नहीं होंगे। लेकिन ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, और ये भी फॉल्स हो गया, तो उस केस में हम आ जाएंगे एल्स ब्लॉक के अंदर, और फिर ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो एट अ टाइम हमारी सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू होगी, और एट अ टाइम सिर्फ एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे या तो ये काम करना है, या तो ये काम करना है, या तो ये काम करना है।
इसी तरीके से ये काम करता है, एट अ टाइम सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू होती है। अब जिस तरीके से इफ और एल्स के केस में था, बीच में किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट हम लोग मेंशन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। 2 ब्लॉक्स के बीच में किसी भी तरीके का स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं आता है। प्रिंटफ, स्कैनफ, सीएलआरएस या गेट्स या कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। ये सारी चीज़ें वन आफ्टर अनदर आती हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ तरीके का स्टेटमेंट अगर हम लिख देते हैं और फिर मैंने लिखा है एल्स इफ, तो यहाँ पे इफ तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो एल्स इफ किसको चेक करेगा? इसी वजह से यहाँ पे किसी भी तरीके के बीच में स्टेटमेंट्स हमें मेंशन नहीं करने हैं। प्रोग्रामेटिकली कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो हम करके देखेंगे पर कल की क्लास में। अभी के लिए सिंटैक्स में कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है, तो आप लोग वो पूछ लो। प्रोग्रामेटिकली जब करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड।